दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम संविधान के भागों पर चर्चा कर रहे हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 पर हम चर्चा कर चुके हैं। यदि वे वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि उनको अगर देखेंगे उनके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा और उसी के बाद आप इसको देखना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आज का जो हमारा है, जो आज का हमारा विषय है वो है भाग 5, जो संघ आता है। तो संघ में की बात करें तो संघ के जो अनुच्छेद है वो 52 से लेकर हमें 151 तक देखने को मिलते हैं। उसी में आता है कार्यपालिका जो 52 से 78 तक है, और उसी में जो आता है वो है राष्ट्रपति। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो राष्ट्रपति पर होगी, जो 52 से 61 तक हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझना बहुत ही आसान है, बस देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। देखो क्या होता है। सबसे पहले अनुच्छेद 52 की बात करते हैं। अनुच्छेद 52। देखो, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। देश का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा। हाँ, देश का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है? अनुच्छेद 52 में। और वो भारत का प्रथम नागरिक। प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद आता है 53, अनुच्छेद 53। 52 से 61 तक आज आपके याद हो जाएगा, बस देखते रहिए और बने रहिए। अनुच्छेद 53। देखो, अनुच्छेद 53 में होता है जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति तिरपन में लिखा हुआ है राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे। तथा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में भी हमें अनुच्छेद 53 में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति की शक्तियां, दो चीज़ें हैं, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे तथा राष्ट्रपति की शक्तियां। देखो, राष्ट्रपति की शक्तियां में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे ये क्या चीज़ होता है। देखो, ये मिटा दूं। 52 में देश का एक राष्ट्रपति होंगे जो भारत के प्रथम नागरिक होंगे, और अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे और उनकी शक्तियों का वर्णन हमें अनुच्छेद 53 में देखने को मिलता है। देखो, कार्यपालिका क्या होती है, जैसे कि हम बात करें, जैसे कि अगर मैं बात करूं भाग 1 से, भाग 1, 2, 3, 4 और 5। भाग 1 की बात करें तो हमें 1 से 4 तक देखने को मिला था। भाग 2 की बात करें तो 5 से 11 तक। भाग 3 की बात करें तो 12 से 35 तक था, ये अनुच्छेद हैं। और भाग 4 की बात करें तो हमें 36 तक, 36 से 51 तक हमने देखे थे। अब ये हमारा भाग 5 है। भाग 5 ये तुम्हारा हो जाएगा 52 से, ये होता है 151 तक। ठीक है, और इसका नाम होता है संघ। इसका नाम होता है संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। 2 का विषय है नागरिकता, 3 का मौलिक अधिकार, 4 का होता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और बाद में एक ऐड किया गया था, मैंने बताया था, वो है राज्य के मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय है वो है भाग 5, 52 से 151 तक। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया ताकि आप पुरानी चीज़ों को याद रखें। ठीक है, तो हम देख रहे थे भाग 5। भाग 5 में आता है संघ। संघ, इसकी बात करें तो हमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है, अब संघ में क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं। संघ की बात करें तो संघ में हमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों का वर्णन मिलता है। इन तीनों से संघ तैयार होता है। केंद्र, जिसे यूनियन बोलते हैं, केंद्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखो, संघ की बात करें तो 52 से 151 तक इसका जिक्र मिलता है, और कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका हमें 52 से 78, यानी अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक हमें कार्यपालिका का वर्णन मिलता है संविधान में। और कार्यपालिका की अगर बात करें तो कार्यपालिका में प्रथम नंबर पर आते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद आते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी। ठीक है, तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे प्रधानमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, और इसके बाद आते हैं महान्यायवादी, यार इसे बोल देते हैं महान्यायवादी,
ठीक है। सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद, ये कार्यपालिका का क्रम होता है। और महान्यायवादी, इसे भारत सरकार का वकील भी बोलते हैं या फिर इसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और राष्ट्रपति की बात करें तो देखो मैंने लिखा है ऊपर, ये 52 से लेकर 61 तक हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखो मैं ये बता रहा था, अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो कार्यपालिका के प्रधान होंगे। देखो कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और 53 में क्या देखने को मिलता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे। और साथ साथ ये देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होंगी। ठीक है। तो 52 हमने देख लिया, 53 देख लिया। 52 में लिखा हुआ है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा। और 53 में देखने को मिलता है कि कार्यपालिका के जो प्रधान होंगे वो राष्ट्रपति होंगे और उनकी शक्तियाँ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 54 में लिखा है निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल का मतलब होता है कि इसमें चुनाव में मतदान कौन कौन करता है। देखो भारत में 2 प्रकार से चुनाव होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होते हैं जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनती है, सीधे वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है, जैसे एमपी के चुनाव होते हैं, एमएलए के चुनाव होते हैं। ठीक है। एक होता है अप्रत्यक्ष, जिसमें क्या होता है, जनता सीधे वोट नहीं करती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का। देखो मतदान 2 प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है। जो एमपी के चुनाव होते हैं, एमएलए के चुनाव होते हैं, वो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के, जिनके द्वारा सीएम और पीएम चुने जाते हैं। और जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं उसमें कौन कौन लोग वोट देते हैं, ये लिखा है अनुच्छेद 54 में। देखो कौन कौन लोग वोट देते हैं। निर्वाचन मंडल, अगर हम निर्वाचन मंडल की बात करें तो देखो इसमें एक होता है संसद, देखो क्या ना, भारत में केंद्र होता है और राज्य होता है, और एक होता है सबसे पहले संघ। ठीक है। और दूसरा होता है राज्य। ठीक है। और तीसरा होता है केंद्र शासित प्रदेश, यूटीजी नाम बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी। संघ की बात करें तो इसमें संसद आता है। ठीक। राज्य की बात करें तो इसमें विधानमंडल आता है। ठीक है। यूनिट के बस में बताएंगे। संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, विधानमंडल की बात करें तो इसमें भी विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। ठीक है। यूनियन टेरिटरी में सिर्फ विधानसभा होती है। ठीक है। ये होता है उसका निर्वाचन मंडल, संघ, राज्य और यूनियन टेरिटरी। संसद की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल में भी 2 चीज़ें होती हैं, विधानसभा होती है, विधान परिषद, सेम इसके जैसा होता है। ठीक है। और एक होता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में सिर्फ विधानसभा होती है। तो संसद की अगर हम बात करें तो संसद के लोकसभा के सभी सदस्य प्लस राज्यसभा के भी सभी सदस्य वोट करते हैं। विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं, विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करते। ये वोट इसलिए नहीं करते क्योंकि जितने भी राज्य हैं सब में विधान परिषद नहीं है। अब जिसमें है उसमें तो वे तो वोट कर देंगे, जिसमें नहीं है तो वे वोट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिसमें है उनको बढ़ावा मिल जाएगा, उनके हिसाब का, उनके पसंद के राष्ट्रपति जी में बढ़ोतरी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए, ताकि समानता बनी रहे, इनको वोट करने का मौका नहीं दिया जाता, विधानसभा के सदस्यों को दिया जाता है। और विधानसभा की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसमें केवल दिल्ली, पांडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी राष्ट्रपति चुनाव के में मतदान करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में अपना मतदान करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, आप नोट याद रखेंगे, चुनाव में यानी हमेशा देखो क्या होता है, 2 तरह के, जो अगर हम संसद की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सब में 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, एक होते हैं जो मनोनीत होते हैं। तो इस हमेशा याद रखेंगे, हमेशा निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं।
सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते। तो अगर देखो निर्वाचन मंडल कैसे बनेगा, संसद की बात करें तो संसद में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लोकसभा में जैसे आपको पता है कि 2 सदस्य जो होते हैं लोकसभा में, 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, विधानसभा में भी 2 सदस्य होते हैं। तो इस तरह से किसी मनोनीत सदस्य कोई भी भाग नहीं लेता। संसद की बात करें तो देखो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल बन सकता है। ठीक है, विधानसभा की बात करें तो विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। देखो निर्वाचित होना बहुत जरूरी है, निर्वाचित पर फोकस रखना। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य, ये सब लोग मिलकर वोट करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 में मिलता है हमें निर्वाचन मंडल। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो देखो बस याद रखना, लोकसभा देखो या तो संसद लिखा हुआ आया है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, या फिर ऐसे भी आ सकता है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। विधानमंडल की बात करें, राज्य की बात करें तो विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद 2 चीज़ें होती हैं। विधान परिषद कभी भी भाग नहीं लेते, विधानसभा हमेशा भाग लेती है। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के सभी निर्वाचित सदस्य। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, संसद में ये दोनों, और विधानसभा में, विधानमंडल में सिर्फ विधानसभा, और यूनियन टेरिटरी विधानसभा, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर, केवल 3। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 55, निर्वाचन किस प्रकार से होता है, निर्वाचन के समय में कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं वो देखते हैं। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की विधियां, देखो अनुच्छेद 55 इसमें लिखा है निर्वाचन की विधियां। जैसे मैंने बताया राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार की विधियां का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 समानुपातिक, ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, और दूसरा एकल संक्रमण, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मतदान प्रणाली। ठीक है, तो देखो इसमें वोट देने वाले एमपी और एमएलए होते हैं, मैंने बताया आपको। तो एमपीज और एमएलए की वोट का मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, इस पैटर्न के द्वारा हम बताऊंगे कैसे होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि वोटिंग सिस्टम नहीं होती, इसमें सबको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो हम इनके सबसे पहले देखते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, और उसके बाद देखें एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली क्या होती है। देखो सबसे पहले देखेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमएलए के वोट का मूल्य निकालते हैं। जो एमएलए होते हैं इनके वोट का मूल्य निकाल लिया जाता है। देखो कैसे, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के सभी निर्वाचित विधायकों की संख्या, और इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा ना हो इसलिए उसे 1/1000 कर देते हैं। और एक नोट करने वाली बात होती है, देखो याद रखना, ये जो जनसंख्या की बात हुई है ये 1971 की बात हुई है। यानी 1971 में जब जनसंख्या होती उस जनसंख्या को बार बार काउंट करते हैं। जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर होगा, और ये 1926 तक वैलिड रहेगा। 26 के बाद इसको चेंज कर दिया जाएगा। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय जो जनसंख्या मानी जाती है वो किस ईयर की मानी जाती है, तो 1971 में जो जनसंख्या होती है उसकी। तो इसको याद रखना। तो एमएलए के जो वोट का मूल्य है वो किस प्रकार निकालते हैं, देखिए राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की जो जनसंख्या है और राज्य के सभी निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या, तो उसको उससे भाग देते हैं, और संख्या ज़्यादा ना बैठे तो उसे 1000 से भाग कर देते हैं। तो इस तरह से एमएलए की वोट का एक मूल्य निकल जाता है। ठीक है, अब एमपी की वोट का मूल्य कैसे निकालते हैं। एमपी की वोट का मूल्य कैसे निकालते हैं, जो एमएलए की जो वैल्यू निकल के आई है ना, यानी सभी राज्यों के विधायकों, सभी राज्यों के विधायकों के कुल मतों की संख्या, मतों का मूल्य मान लो, चलो
जो मतों का मूल्य निकल के आया है बटे संसद के सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या। देखो एमएलए का मैंने बताया था, एमपी का, जितने भी जैसे मैंने निकाला था फॉर्मूले से, उससे भी सभी राज्यों का निकाल लेते हैं, उन सबको ऐड कर देते हैं। सभी राज्यों के विधायकों के कुल मतों का मूल्य जो निकल के आता है उसको ऐड करके, और प्लस जो संसद होते हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं उन सब की संख्या का योग कर लेते हैं। इस तरह से एमपीज़ की वोट का वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, अब होता है एकल संक्रमण क्या होता है। देखो इससे मैंने बताया था, ये तो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी इसको एक रेशो निकाल लिया जाता है, एक अनुपात निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब एकल संक्रमण क्या होता है। देखो वोट कैसे करते हैं, ये तो वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब वोटिंग कैसे करते हैं। देखो आपने देखा होगा एमएलए या एमपी का जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है, अब तो आजकल वोटिंग है, मशीन में बटन दबा देता है, वोट दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो एकल संक्रमण प्रणाली जो होती है वो एकल संक्रमणीय प्रणाली क्या होती है, इस पैटर्न के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे कि मान लो 4 लोग उठे हुए हैं, ए बी सी और डी, तो इसमें प्रीफरेंस दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। यानी एक बंदा वोट देने आया, मान लो राम को ही वोट देने आया है, अब इनको लगता है कि इनके हिसाब से यदि सबसे पहले अगर किसी राष्ट्रपति बने तो सी बने, यानी वो सी को 1 दे देंगे। और यदि ये राष्ट्रपति नहीं बन पाते तो वो चाहते हैं कि बी इनको दूसरा नंबर दे देता है और इनको तीसरा और इनको चौथा। इस तरह से प्रेफरेंस दी जाती है, सभी बारी बारी करके इनको प्रेफरेंस देंगे और जिसको भी प्राथमिकता ज़्यादा मिलेगी उसी को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। इसमें राउंड वाइज होती है। मान लो पहले राउंड में नहीं पता चल पाता, मान लो सी को नहीं मिला तो उसके बाद क्या होगा, राउंड वाइज चलेगा, उसके बाद दूसरा राउंड चलेगा। दूसरे राउंड में क्या होगा, जिसको सबसे कम प्राथमिकता मिलती है, ठीक है, जो लास्ट में होता है उसको हटा दिया जाता है और उसके जो नंबर होते हैं वो ऊपर वालों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऊपर वालों को दे दिया जाता है। तो ये होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली, यानी इसमें पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट नहीं जाती, प्रेफरेंस दी जाती है कि प्रेफरेंस के हिसाब से उन पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, इस तरह से ये होता है एकल संक्रमणीय प्रति। यानी अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की विधियाँ दी गई हैं और निर्वाचन की राष्ट्रपति के निर्वाचन की 2 विधियाँ हैं। पहली विधियाँ है अनुपातिक प्रणाली और दूसरा है एकल संक्रमणीय प्रणाली। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय प्रणाली। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अनुच्छेद आगे देखते हैं, 56 और 57 देखते हैं। अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 57 दोनों एक साथ देखेंगे। देखो 56 में इनके कार्यकाल के विषय में दिया गया है। 56 में है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। और ये किस दिन से काउंट होता है। देखो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक बने रहते हैं तो किस दिन से, उस दिन से जिस दिन से शपथ ग्रहण करते हैं। जिस दिन शपथ ग्रहण कर लेते हैं उसी दिन से अगले 5 वर्ष के लिए ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, और दूसरा 57 में कहा गया है कि ये दोबारा भी यानी पुनः भी देखो क्या ना, भारत में और अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ पर एक व्यक्ति 2 बार लगातार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस संबंध में कोई सीमा नहीं। जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, बस उसे हर बार वो ये चुनाव कराएंगे, चुनाव में जीतना होगा तो कितनी बार भी वो चुनाव के हिसाब से राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अगर देखा जाए भारत में बात करें तो सिर्फ राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो 1 से अधिक बार राष्ट्रपति बने हैं। उसके अलावा तो सब मतलब हर बार चेंज हुए हैं। तो 57 में कहा गया है कि यानी पुनः निर्वाचन हो सकता है, पुनः निर्वाचन भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। और 56 में कहा गया कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। शपथ ग्रहण करने से ये पूछा जाता है किस दिन से, शपथ ग्रहण करने वाले दिन से काउंट होता है। तो अनुच्छेद 55 कार्यकाल, अनुच्छेद 56 दोबारा राष्ट्रपति बनने की शक्ति है इनके पास। ठीक है, तो आगे देखते हैं 58 और 59, उन 2 को भी साथ पढ़ते हैं। अनुच्छेद 57 हो गया, अनुच्छेद 58। देखो अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 59 को दोनों को साथ पढ़ते हैं। देखो ये होते हैं योग्यता, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और इसमें है शर्तें। देखो योग्यता और शर्तों में क्या मतलब है, यानी ये चीज़ होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए। ठीक है,
और 59 में कहा गया है शर्तें, यानी क्या नहीं होना चाहिए। याद रहेगा, अनुच्छेद 58 में योग्यता, अनुच्छेद 59 में शर्तें होनी चाहिए और 59 में नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1, सबसे पहली बात, भारत के नागरिक हों, जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के नागरिक। दूसरा, 35 वर्ष की एज पूरी कर चुके हों, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं कि कब तक रहेंगे, 35 वर्ष पूरे कर चुके हों, ठीक है। और तीसरी बात, देखो तीसरी बात तो एक तरह से देखा जाए फालतू की है, इसमें लिखा है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हूँ, ठीक है। अब देखो लोकसभा बनने की जो योग्यता है, बाकी तो यही चीज़ है, और उसमें बस एक चीज़ है कि 25 वर्ष पूरे कर चुका। अब कोई बंदा यार 35 वर्ष का होगा तो सीधी सी बात है 25 वर्ष का तो होगा ही। तो जो योग्यताएं हैं वो 3 हैं, भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष पूरी कर चुके हों और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। तो यानी जो व्यक्ति इन 3 चीज़ें पूरी करता है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेगा। लेकिन क्या होगा, देखो चलो एक बार ये देखते हैं फिर बताता हूँ। अब 59 में क्या है, क्या नहीं होना चाहिए। नंबर 1, पागल नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति, ठीक। नंबर 2, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 और महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी पद पर नहीं होना, हाँ सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, यानी ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। देखो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के साथ थोड़ा सा भेदभाव देखने को मिलता है। तो उसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी पद पर है तो पहले वो वहाँ से त्यागपत्र दे, उसी के बाद चुनाव लड़े। अब मान लो यदि कोई व्यक्ति सरकारी पद पर है और वो नौकरी छोड़ देता है, उसके बाद चुनाव लड़ता है और चुनाव में हार जाता है, तो उसका तो कहीं का भी नहीं रहेगा, वो तो उसकी तो नौकरी भी गई और राष्ट्रपति भी नहीं बन पाया। लेकिन एक बात कहिए, यदि कोई लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, यानी कोई मंत्री है, तो वो क्या करेगा, वो चुनाव लड़ेगा और यदि वो चुनाव जीत जाता है तो उसके बाद वहाँ से त्यागपत्र देगा। देखो जो सरकारी पद होता है उसमें पहले त्यागपत्र, और मंत्री की बात करें तो बाद में। देखो कितना मतलब ये देखने को एक तरह से असमानता मिलती है सरकारी नौकरी वालों के साथ, ठीक है। अब ये चीज़ें तो देखो, अगर ये सब चीज़ें तो भारत के अधिकतर लोगों के पास ही हैं। अब इस तरह से तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने आ जाएंगे। तो इसी चीज़ को कम करते हुए एक शर्त और रखी गई, यानी उसमें रखा गया है कि 50 अनुमोदक संसद के या लोकसभा राज्यसभा मतलब किसी के द्वारा 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 50, ये होते क्या हैं देखो। अब कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ेगा वो ये लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य द्वारा उन 50 व्यक्तियों से प्रस्ताव पर सिग्नेचर करा के लाएगा और अन्य 50 व्यक्तियों से अनुमोदक लाएगा, ठीक है, लिखित में लाएगा लिख के। तो यानी ये अब जो बहुत सारे लोग हो रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, अब वो सब कम हो जाएंगे। जिनकी जान पहचान होगी, जिनके अच्छे संबंध होंगे, वो ही चुनाव लड़ सकेंगे। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इसके साथ साथ एक अलग बात हो रहा है, 15,000 जमानत राशि भी होती है। जमानत राशि की अगर बात करें तो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये जमानत राशि आरबीआई के पास जमा करनी होगी, उसी के बाद चुनाव लड़ते हैं। और यदि जो वोटिंग पड़ा है उसका 1/6 आपको नहीं मिलता तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी यदि वैध मतों का 1/6 आपको नहीं मिलता है तो आपकी जमानत राशि। ये केवल राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं होता, ये जितने भी चुनाव होते हैं उन सभी में नियम लागू होता है। एक जमानत राशि होती है, सबकी अलग अलग है। राष्ट्रपति की 15,000 है जो आरबीआई के पास उनको रखनी होती है, और 1/6 यदि नहीं मिलता तो कोई भी चुनाव हो सबकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। और इसमें एक बात ध्यान रखें, 1997 की अगर बात करें तो ये 1997 में जो जमानत राशि थी ये पहले 2500 रुपये थी, 97 से पहले, ठीक है। और जो अनुमोदक और प्रस्तावक हैं ये कितने थे, 10 अनुमोदक थे और 10 प्रस्तावक थे। ये ध्यान रखना, 97 में
2500 रुपये जमानत राशि थी और 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की संख्या थी। और 97 के बाद ये चेंज कर दी गई ताकि जमानत जो चुनाव लड़े वो थोड़ी जिम्मेदारी का ध्यान रखे। जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपये और 1/6 नहीं मिलता वोट तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो ध्यान रखना 58 में योग्यता है जो होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 45 वर्ष पूरे कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये लोकसभा का मतलब 25 वर्ष की योग्यता रखता हो, ठीक है। और 59 में क्या है जो नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? पागल ना हो, दिवालिया ना हो और सरकारी पद पर ना हो। सरकारी पद की बात करो तो केंद्र सरकार के किसी भी पद पर ना हो, राज्य सरकार के किसी भी पद पर ना हो और साथ साथ जो प्राधिकरण होते हैं उनके भी किसी वरिष्ठ पद पर या फिर किसी भी पद पर ना हो। तो ये 58 और 59। अब देखते हैं 60 और 61। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61। 60 में शपथ, राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका जो वरिष्ठ जज होते हैं वो उसको जज देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो CJI होते हैं, मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? CJI के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ जज। यदि ये छुट्टी पर हैं तो जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनमें जो वरिष्ठ होता है उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? अनुच्छेद 60 में। शपथ 60 में, 60 और 60 ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आती है अनुच्छेद 61। देखो क्या होता है, यदि राष्ट्रपति है, अब इंसान है, यदि उनसे संविधान का उल्लंघन हो जाता है तो उनको पद से हटाया जाता है। तो जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो महाभियोग के विषय में हमें कहाँ देखने को मिलता है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग के विषय में चर्चा मिलती है। महाभियोग क्या होता है? देखो महाभियोग के क्या होता है और कैसे कैसे लगाते हैं। महाभियोग में देखो सबसे पहली बात यह है कि कौन कौन भाग लेता है। महाभियोग में सिर्फ संसद के लोग भाग लेते हैं। महाभियोग संसद में लाया जाता है, ठीक है। जब चुनाव होता है राष्ट्रपति का तो जो विधानमंडल होते हैं, विधानसभा जो होती है वो भी भाग करते हैं, लेकिन जब महाभियोग लगाना हो तो संसद के सदस्य भाग लेते हैं सिर्फ, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, जब संसद की बात करें, जब चुनाव होता है तो संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं, लेकिन जब महाभियोग की बात आती है तो मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य यानी संसद में लाया जाता है लोकसभा के सभी सदस्य, ठीक है, और राज्यसभा के सभी सदस्य, सभी निर्वाचित प्लस मनोनीत, यानी संसद के सभी निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। उसके बाद ही जो महाभियोग है वो लाया जाता है। वो या तो राज्यसभा में ला सकते हैं या फिर लोकसभा में ला सकते हैं, दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन याद रखना उपराष्ट्रपति वाला जो होता है, अब उपराष्ट्रपति के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो हमेशा राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा, लेकिन जो राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो और एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि सिर्फ इसमें जब महाभियोग लाना है तो लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित प्लस, तो उम्मीद करता हूँ कि सब याद होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने जो पढ़ा है बहुत जल्दी से, एक बार मोटा से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 52 से 61 तक में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख है, तो एक बार 52 से 61 को एक बार में देख लेते हैं, एक नज़र में देख लेते हैं। 52 में पद के बारे में चर्चा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत के पहले नागरिक होंगे, ठीक है। 52 के बाद 53 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा कार्यपालिका के प्रधान होंगे, ये लिखा हुआ है। 54 की बात करें तो निर्वाचन मंडल कौन कौन चुनाव में भाग लेगा, ये लिखा है। 55 की बात करें तो निर्वाचन की विधि यानी किस किस विधि के द्वारा मतदान होगा, मैंने बताया था एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा मतदान होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और 57 में कहा गया है दोबारा मौका बन सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। और 58 की बात करें तो योग्यता है, क्या क्या होनी चाहिए। 59 की बात करें तो शर्तें यानी क्या क्या होना चाहिए। और 59 में बताया गया है क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 60 में बताया गया है कि शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो इन पर महाभियोग यानी यदि कोई असंवैधानिक कार्य कर देते हैं तो इन पर महाभियोग लगाकर पद से हटाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब यदि आपने कर दिया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाएं ताकि जो वीडियो है आपको आए तो नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।